हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दीपावली से पहले मिलेगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा। दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का गिफ्ट मिल सकता है। वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि कैबिनेट की अगले सप्ताह दीपावली से पहले होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाए। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा से पूर्व केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। उसका वास्तविक लाभ भी केंद्रीय कर्मियों को दिया गया है। राज्य कर्मियों को इसका वास्तविक दीपावली से पहले मिलेगा। शहीद आरक्षियों के परिजनों को हेमंत सोरेन ने सौंपी 1 करोड़ 10 लाख की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के तहत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। दोनों परिजनों के बैंक खातों में ये राशि क्रेडिट की गई। मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद परिजनों से आत्मीय बातचीत की और उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदैव शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता ने राज्यवासियों की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी शहादत को नमन करते हैं। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ये सम्मान राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने परिजनों से अपील की कि इस राशि का उपयोग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए रांची में एक आवासीय विद्यालय बनाएगी। विद्यालय निर्माण के लिए झारखंड जगवार में 4 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। ये विद्यालय पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए एक अस्पताल बनाने की योजना पर भी विचार चल रहा है, ताकि पुलिस परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों से कहा कि राज्य सरकार उनके मनोबल को मजबूत रखने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, चुनौतियों से ना डरें और जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों से निस्संकोच संपर्क करें। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीलम नदी में गिरी, डूबने से युवक की मौत, 2 साथी बाल बाल बचे। गुमला में बुधवार सुबह गुमला छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सीलम नदी में गिर गई, जिससे लोहरदगा थाना क्षेत्र के तिगरा गांव निवासी 30 वर्षीय जुनैद अंसारी की डूबने से मौत हो गई। स्कॉर्पियो में जुनैद के साथ चालक अब्दुल रशीद और शमशाद आलम भी सवार थे। हादसे के समय दोनों किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे। अब्दुल रशीद ने बताया कि सीलम नदी के पास सामने से आ रहे एक ट्रक को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे नदी में जा गिरी। तीनों मंगलवार रात छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के टिंटांगर गांव गए थे और बुधवार सुबह लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद अब्दुल रशीद ने ड्राइविंग सीट की खुली खिड़की से बाहर निकलकर खुद को बचाया और फिर शमशाद आलम को भी खींचकर बाहर निकाला। उन्होंने जुनैद को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। माना जा रहा है कि वो स्कॉर्पियो के पिछले हिस्से में फंस गया था। रायडी थाना पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि जुनैद अंसारी का शव पानी में तैर रहा है। शव को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जुनैद विवाहित था और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 7 साल से अटका रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जमीन का म्यूटेशन नहीं होने से काम ठप, निवेशकों की करोड़ों की रकम फंसी। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति एक बार फिर जमीन विवाद में उलझ गई है। करीब 666 एकड़ जमीन जो एचईसी से लेकर राज्य सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सौंपी थी, उसका म्यूटेशन अब तक राजस्व रिकॉर्ड में पूरा नहीं हो सका है। 7 साल बीतने के बाद भी भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, जिससे स्मार्ट सिटी परियोजना सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित रह गई है। झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक जब तक जमीन का म्यूटेशन पूरा नहीं होता, तब तक बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति नहीं मिल सकती। इस वजह से करोड़ों रुपयों की बोली लगाकर जमीन लेने वाले निवेशकों की राशि फंस गई है और उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। असल में जिस जमीन को एचईसी ने स्मार्ट सिटी को सौंपा था, उसकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री की गई थी, लेकिन पहले यह जमीन लीज होल्ड के रूप में अधिग्रहित की गई थी और झारखंड में लीज होल्ड जमीन का म्यूटेशन संभव नहीं है। इसी तकनीकी अड़चन की वजह से म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब जबकि एचईसी ने आधिकारिक रूप से जमीन स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सौंप दी है, तो समाधान के लिए 3 चरणों में म्यूटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले एचईसी, फिर नगर विकास विभाग और अंत में रांची स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम म्यूटेशन किया जाएगा। अब तक रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में करीब 70 एकड़ जमीन का आवंटन 16 निजी निवेशकों और संस्थाओं को किया जा चुका है। इन सभी ने जमीन 99 साल की लीज पर ली है और सरकार को शुरुआती भुगतान के रूप में करोड़ों रुपए भी जमा कर दिए हैं।
लेकिन म्यूटेशन में देरी और बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से वे अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी परिसर में करीब 60 एकड़ जमीन आईआईएम रांची, आर्मीआई, नाबार्ड, डीवीसी और सीपीडब्ल्यूडी जैसी प्रमुख संस्थाओं के लिए आरक्षित की गई है। सड़क हादसे के 5 घंटे बाद भी नहीं मिला एम्बुलेंस, महिला की तड़प कर हुई मौत। एक बड़ा मामला गुमला जिले से है, जहां बुधवार की सुबह 10 बजे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक महिला की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाता तो शायद महिला की जान बच जाती। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी बीना रोटिया अपनी पत्नी कलावती देवी और 1.5 वर्षीय बेटी वर्षा कुमारी के साथ मंगलवार को हिंद मेला देखने के लिए गाँव गया था, जहाँ से बुधवार की अगले सुबह 4 बजे दोनों बाइक से अपने गांव जा रहे थे। इसी क्रम में कांशिर के पास पीछे से एक मारुति वैन ने बाइक को टक्कर मार दिया। घटना में दोनों को गंभीर चोट लगी और सड़क पर गिर गए। इसके बाद वैन घटनास्थल से फरार हो गया, लेकिन वैन का आगे का नंबर प्लेट सड़क पर ही गिर गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बुधवार की सुबह 5 बजे तीनों को सदर अस्पताल ले गया, जहां इलाज के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने दोनों पति पत्नी को रिम्स रेफर कर दिया। परिजन सुबह 5 से लगातार 108 कॉल सेंटर में फोन कर एम्बुलेंस भेजने की गुहार लगाते रहे, लेकिन 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बोलकर उन्हें लगातार छलावा दिया जाने लगा, जिससे महिला की मौत हो गई। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय, बहरागोड़ा सीमा पर वाहनों की सघन जांच शुरू। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। बहरागोड़ा में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में बुधवार को ओडिशा व पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र में अस्थायी चेकपोस्ट का निर्माण किया गया। इस चेकपोस्ट पर झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके बाद ही वाहनों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने नोटिस के माध्यम से बताया कि 9 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तावित यह परीक्षा अपरिहार्य तकनीकी कारणों से तत्काल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की जानकारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट के लिए लगातार नजर बनाए रखें। इस निर्णय के पीछे तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। मांडर में राजकीय मुड़मा जत्रा शुरू, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हुई शामिल। राजकीय मुड़मा जत्रा का 2 दिवसीय आयोजन शक्ति खूंटा स्थल पर विधिपूर्वक पूजा अर्चना एवं जल अर्पित कर शुरू हुआ। देश भर से हजारों लोग इस ऐतिहासिक जत्रा में शामिल हुए। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जत्रा को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां थोड़ी दूरी पर रहन सहन, खान पान और बोली बदल जाती है। उन्होंने बताया कि रोहतासगढ़ से उराव समाज के लोग जब यहां पहुंचे तो मुंडा समाज ने उन्हें बसाने का काम किया। मुड़मा स्थल मुंडा और उराव समाज के मिलन और समागम के लिए जाना जाता है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये जत्रा साधारण नहीं है, बल्कि पुरखों की पहचान, सामूहिकता, एकता और भाईचारगी के विश्वास को बनाए रखने का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राजकीय मुड़मा जत्रा के प्रति आस्था और ख्याति हमेशा बनी रहे, इसके लिए सकारात्मक प्रयास जारी रहेंगे। रांची से दिवाली और छठ पर चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने रांची से विभिन्न स्थानों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें मुख्य रूप से दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी। रेल प्रशासन का कहना है कि दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुगमता से यात्रा करने का अवसर मिल सके। इन ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और एसी कोच शामिल रहेंगे। छात्रवृत्ति को लेकर धरने पर बैठे विद्यार्थियों को पुलिस ले गई बरियातू थाना। ई कल्याण छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विरोध में छात्रों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान बारियातू थाना पुलिस ने कई छात्रों को उठाकर थाने में बैठा दिया। धरना प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता बबलू महतो का कहना है कि छात्र शांति से अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस छात्रों को जबरन थाने ले जाकर शाम से ही वहां बैठाया हुआ है और जब वजह पूछी गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि उन्हें उनकी छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख
सकें। बरियातू थाना के एसआई ने जानकारी दी कि प्रदर्शन की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और विद्यार्थियों को समझाने के बावजूद वे धरने से नहीं हटे, इस कारण पुलिस उन्हें सुरक्षित ढंग से उठाकर थाना ले आई। एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर सख्त हुए अपर मुख्य सचिव, कंपनी को सुधार के निर्देश। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा की लेट लतीफी और मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सख्त हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने एक आपात बैठक बुलाकर सेवा प्रदाता संस्था सम्मान फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाई और सेवा में तुरंत सुधार लाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समाचार पत्रों में लगातार एम्बुलेंस के विलंब से पहुंचने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, जो ये दर्शाती हैं कि विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मरीजों को कष्ट हो रहा है बल्कि राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति के एमडी शशि प्रकाश झा, कॉर्पोरेशन के एमडी अबू इमरान तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता किसी भी सूरत में उत्कृष्ट होनी चाहिए और मरीजों को समय पर सेवा मिलनी चाहिए। उन्होंने एजेंसी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लापरवाही या देरी की शिकायतें फिर से मिली तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा की निगरानी कर रहे डॉक्टर पंकज को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 एम्बुलेंस की लाइव मॉनिटरिंग करें और वाहनों की स्थिति की नियमित रिपोर्ट विभाग को भेजें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा जनता की जीवन रेखा है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीसीएस में जॉब पाने का सुनहरा अवसर। मारवाड़ी कॉलेज में टीसीएस प्री प्लेसमेंट टॉक मारवाड़ी कॉलेज रांची के प्लेसमेंट सेल द्वारा आज आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के सहयोग से प्री प्लेसमेंट टॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के बीए, बीकॉम और बीबीए विभागों के 2024, 2025 और 2026 में स्नातक होने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान टीसीएस की टेक्निकल टीम ने विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए तथा कंपनी में आवेदन की प्रक्रिया और चयन परीक्षा की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। जानकारी दी गई कि टीसीएस की भर्ती परीक्षा 6 नवंबर 2025 को टीसीएस आयान डिजिटल सेंटर में आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से 19 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भर सकते हैं। मारवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ऊपर से चौथे लिंक पर क्लिक कर विद्यार्थी एनरोल कर सकते हैं। बाजार टांड किराया विवाद पर व्यापारी परेशान, निगम को चेतावनी, 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन। बाजार टांड से दुकानों के किराए विवाद को लेकर हो रही परेशानी को लेकर बुधवार को झारखंड चेंबर भवन में नगर निगम किराएदार संघ और झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में किराएदार संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्षों पूर्व जब नगर निगम का गठन भी नहीं हुआ था तब व्यापारियों को बाजार टांड क्षेत्र में बसाया गया था। उस समय निगम द्वारा केवल भूमि का आवंटन किया गया था, जबकि दुकानदारों ने स्वयं के खर्च से दुकानें बनाई थीं। व्यापारी निगम को टैक्स का नियमित भुगतान भी करते हैं, फिर भी लाइसेंसधारी के निधन या परिवार के सदस्यों में विभाजन की स्थिति में दुकानों के नाम ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की ओर से जबरन पीनल और पीनल पर ब्याज लगाया जा रहा है। भुगतान न करने पर दुकानों को सील करने की धमकी दी जा रही है। इससे व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हैं। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि वे शीघ्र ही नगर प्रशासक से मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पहल करेंगे। उन्होंने नाराजगी जताई कि चेंबर द्वारा कई बार वार्ता के बावजूद निगम ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की, जो विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निगम को किराया समाधान जैसी नीति लानी चाहिए जिससे वर्षों से लंबित विवाद सुलझ सके और निगम को करोड़ों रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि 15 दिनों के भीतर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वित्त मंत्री ने कहा, सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने से 2500 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने से पहले वन, वन्यजीव और आम नागरिकों के हितों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सारंडा के 5700 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने से पहले मुख्य सचिव या कैबिनेट का अनुमोदन जरूरी होता है। इसलिए सेंचुरी घोषित करने से पहले उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभाव का अध्ययन जरूरी हो जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित होने से वे निर्वासित हो जाएंगे और उनकी आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सारंडा वन क्षेत्र में लौह अयस्क का अकूत भंडार है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित होने से झारखंड को लगभग 2500 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सारंडा वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मानव संसाधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वन प्रबंधन की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 157 पद स्वीकृत है, लेकिन अभी 84 पद रिक्त हैं। सरकार को इन पदों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए। वित्त मंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कराने के पीछे उड़ीसा के आयरन और लॉबी की भी प्रभावी भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा का ये लॉबी चाहता है कि सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो जाए ताकि उड़ीसा में आयरन और उत्खनन का दायरा बढ़े। अतिक्रमण हटाओ अभियान में निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकानें ढहीं, ट्रकों पर जुर्माना। शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से रांची नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 29 स्थित पहाड़ी टोला गाड़ीखाना चौक मार्ग पर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने विशेष अभियान चलाया। प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार चलाए गए इस अभियान के दौरान सड़क किनारे बने अवैध दुकानों और अतिक्रमणों को हटाया गया। राजकीयकृत हिंदी बालक मध्य विद्यालय पहाड़ी टोला की बाउंड्री वॉल से सटे 6 अवैध दुकानों और अन्य अस्थायी संरचनाओं को निगम टीम ने तोड़कर हटाया। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 2 ट्रकों पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। ट्रक मालिकों को भविष्य में सड़क पर पार्किंग न करने की सख्त चेतावनी दी गई। निगम अधिकारियों के अनुसार पूर्व में इन दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अनुपालन न होने पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी मालवाहक वाहनों को केवल रात 12 बजे से प्रातः 5 बजे तक ही लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति है। निर्धारित समय के बाहर ये गतिविधि पाई जाने पर वाहन संचालक एवं मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का यह अभियान आने वाले दिनों में भी शहर के विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा। लातेहार के चंदवा में ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के नगर मंदिर मोड़ के पास ट्रेलर की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदवा के चकला निवासी राजेश ओरांव के पुत्र संतोष ओरांव के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय समाजसेवी संजीव कुमार, नौशाद खान, राजू ओरांव ने मौके पर पहुंचकर संतोष ओरांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा भेजा। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। ट्रेलर चालक और बाइक सवार दोनों ही तेज गति में थे। चंदवा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर उठाए सवाल, जांच की मांग। राज्य में प्रतिबंधित दवाओं और नशीली कफ सिरप की अवैध बिक्री के बढ़ते कारोबार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजे गए एक पत्र में झारखंड में औषधि नियंत्रण तंत्र की लापरवाही और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि गत वर्ष गुजरात पुलिस की सूचना पर धनबाद के बरवाड्डा क्षेत्र से प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसिडिल का बड़ा भंडारण झारखंड पुलिस ने जब्त किया था। ये सर्वविदित है कि इस सिरप का प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है, फिर भी राज्य में इसकी बिक्री जारी रही। मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई, लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसे प्रशासनिक शिथिलता बताया गया है, जो नशे के फैलते जाल को मौन स्वीकृति देती प्रतीत होती है। झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका अरुण कुमार दुबे बनाम राज्य सरकार में भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में नकली और नशीली दवाओं की आपूर्ति सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। याचिका में 11 फरवरी 2022 की 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट का उल्लेख है, जिसमें तत्कालीन संयुक्त निदेशक सुरेंद्र प्रसाद, ड्रग कंट्रोलर ऋतु सहाय और विशेष सचिव चंद्रकिशोर ओरांव के नाम शामिल हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन अधिकारियों पर मिलीभगत का संदेह है, उनमें से एक को हाल ही में प्रोन्नति दी गई है। इसे प्रशासनिक शुचिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है। जीएसटी घोटाला में विक्की भालोटिया और अमित गुप्ता को हाईकोर्ट ने बेल देने से इनकार किया। झारखंड हाईकोर्ट ने 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी विक्की भलोटिया और अमित गुप्ता को बेल देने से इनकार करते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में विक्की और अमित की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। विक्की और अमित पर शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी एंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट झारखंड के पर्यावरण के लिए घातक, भाकपा माले ने नीलामी रद्द कराने की मांग की। भाकपा माले ने हजारीबाग में प्रस्तावित अडानी गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट को राज्य के पर्यावरण और स्थानीय जनजीवन के लिए घातक करार देते हुए इस परियोजना को तुरंत रद्द कराने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह परियोजना कॉरपोरेट स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान झारखंड की प्राकृतिक संपदा और आदिवासी ग्रामीणों को झेलना पड़ेगा।
भाकपा माले राज्य कमेटी के नेता मनोज भक्त ने बयान जारी कर कहा कि गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित 1060 एकड़ अधिग्रहण क्षेत्र में से लगभग आधी जमीन वन भूमि है, जिसमें कई नदियां और जलस्रोत भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र में कोयला खनन शुरू हुआ तो उत्तरी छोटा नागपुर का पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और झारखंड की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। ये परियोजना अडानी समूह के कॉरपोरेट हितों को साधने के लिए बनाई गई है। इसके चलते झारखंड को पर्यावरणीय विनाश और विस्थापन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनोज भक्त ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के हाहे, फुलांग, बालोदर, गाली और गोंदलपुरा गांवों के लगभग 2000 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि जबरन भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार और कंपनी द्वारा वन कानूनों, ग्राम सभा के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों पर दबाव बनाने के लिए दलालों और बाहरी तत्वों का सहारा लिया जा रहा है। माले ने मांग की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोंदलपुरा कोल ब्लॉक की नीलामी को रद्द करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और राज्य की जनता के प्रति अपनी स्पष्ट पक्षधरता दिखाएं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार चुप रही तो भाकपा माले आंदोलनरत ग्रामीणों के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। धनबाद में वाहन जांच में पिकअप वैन से 15 क्विंटल चोरी का केबल बरामद, 3 गिरफ्तार। धनबाद जिले की पूर्वी टुंडी में शंकरडी मोड़ के पास पुलिस ने मंगलवार देर रात वाहन जांच के दौरान पिकअप वैन से करीब 15 क्विंटल चोरी का एलटी केबल बरामद किया है। पुलिस ने पिकअप पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी सर्किल इंस्पेक्टर शाजिद हुसैन ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पिकअप वैन निरसा के बेनगाड़िया की ओर से गोविंदपुर साहिबगंज रोड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान शंकरडी मोड़ पर तैनात गश्ती दल ने वाहन को रोककर जांच की। तलाशी में पिकअप पर लोड केबल बरामद किया गया। पुलिस द्वारा कागजात मांगे जाने पर चालक और पिकअप पर सवार युवक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन लोगों ने अपना नाम रोहित कुमार, चालक रंजीत कुमार और पिंटू कुमार बताया। तीनों बिहार के बांका जिले के धर्माडीह के रहने वाले हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वाहन मालिक कार्तिक राय के निर्देश पर एमपीएलओपी क्षेत्र के रांगामाटी गांव के पास झाड़ियों में छिपाए गए केबल को लोड कर पिकअप पर लोड किया गया था। आरोपियों ने बताया कि यह केबल कोलकाता के बहु बाजार सेंट्रल इलाके में पहुंचाना था, जहां इसे बेचने की योजना थी। सर्किल इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। लातेहार पुलिस की पहल, ग्रामीणों ने अफीम की खेती न करने के लिए शपथ। अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध लातेहार पुलिस का जागरूकता अभियान रंग ला रहा है। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत बलूमाथ थाना क्षेत्र के बालू पंचायत अंतर्गत ग्राम सलेपुर में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों को अवैध अफीम की खेती के गंभीर दुष्प्रभावों और कानूनी दंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि अवैध अफीम की खेती एक दंडनीय अपराध है, जो व्यक्ति की सेहत के साथ साथ समाज दोनों के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि अफीम के अवैध व्यापार से न केवल नशे की लत बढ़ती है, बल्कि अपराध और सामाजिक विघटन जैसी गंभीर समस्याएं भी जन्म लेती हैं। पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अवैध अफीम की खेती को एक गंभीर अपराध बताते हुए इसके लिए निर्धारित कठोर सजा के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में अफीम की खेती न करें। साथ ही यदि उन्हें कहीं भी इस तरह की अवैध खेती या व्यापार की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीमावर्ती राज्यों के पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति। नक्सल गतिविधि, कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। विधानसभा उपचुनाव 2025 के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव से पहले क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार को जातुगोड़ा में यूसिल के परिसदन में हुई। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में कानून व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों और चुनावी माहौल को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें नक्सल गतिविधियों की समीक्षा, सक्रिय नक्सली समूहों व क्षेत्रों की पहचान और उनसे निपटने की रणनीति तैयार करने पर विमर्श किया गया। नोडल अधिकारी की नियुक्ति, जिला स्तर पर खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान की त्वरित व्यवस्था, अपराधियों और असामाजिक तत्वों की सूची साझा करने के बिंदुओं पर चर्चा कर सभी जिलों में समन्वय सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। अवैध गतिविधियों पर रोकथाम, शराब, मादक पदार्थ, नकदी, हथियार और अपराधियों की आवाजाही पर नियंत्रण के उपाय, सीमा चौकियों की सक्रियता, अंतर्राज्यीय व जिला के सीमाओं पर बॉर्डर चेकपोस्ट को प्रभावी बनाना, संचार व्यवस्था और शैडो एरिया की निगरानी पर चर्चा की गई।
कुर्मी संगठनों की चुनौती, किसी के विरोध से नहीं रुकेगा आंदोलन। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में आदिवासी संगठनों के आंदोलन पर कुर्मी संगठनों ने पलटवार किया है। कुर्मी संगठनों ने चुनौती दी है कि किसी की विरोध से आंदोलन नहीं रुकेगा। अगले वर्ष 11 जनवरी को मोरहाबादी वबान में मांग के समर्थन में महारैली होगी और वहीं से आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की जाएगी। कुर्मी संगठनों की समन्वय समिति के प्रमुख शीतल लोहदार ने जोर देकर कहा कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने का आंदोलन किसी के विरोध से नहीं रुकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे आंदोलन का जितना विरोध होगा उतना ही आंदोलन तेज होगा। हम संविधान सम्मत अपना हक मांग रहे हैं, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे हैं। उन्होंने कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को भी दोहराया, जो दशकों पुरानी है। कुर्मी संगठनों ने निर्णय लिया है कि कुर्मी समाज को जागरूक करने और अधिकारों की लड़ाई को तेज करने के लिए झारखंड के विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की जाएंगी। 2 नवंबर को हजारीबाग, 16 नवंबर को चंदन कियारी, 23 नवंबर को जमशेदपुर, 2 दिसंबर को धनबाद और 14 दिसंबर को नवाड़ी, बोकारो में रैलियां होंगी। इसका समापन अगले वर्ष 11 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में कुर्मी अधिकार महारैली के साथ होगा। 75 वर्षों से कुर्मी समाज अपने अधिकारों से वंचित है और अब युवा पीढ़ी इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार महारैली तक कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार नहीं करती तो मोरहाबादी महारैली से झारखंड में नाकेबंदी की घोषणा की जाएगी। 1/3 खाली पदों पर ही अभी नियुक्ति करेगी सरकार, कार्मिक को कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश। राज्य सरकार फिलहाल 1/3 खाली पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव तैयार कर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी कार्मिक विभाग इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्मिक विभाग दूसरे विभागों में 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने का निर्देश नहीं दे सकता था। कार्यपालिका नियमावली के अनुसार एक से अधिक विभागों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव की स्वीकृति या सहमति आवश्यक है। फिर क्रमवार ढंग से सरकार शेष रिक्त पदों के लिए विभागों से अधियाचना मांगकर जेपीएससी या जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देगी। यहाँ मालूम हो कि वित्त विभाग के एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 1.5 लाख स्वीकृत पद खाली है। इस तरह 1/3 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर वर्तमान में 40 से 50 हजार पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इनमें सबसे अधिक लगभग 38,000 प्राथमिक शिक्षा, लगभग 30,000 स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग, लगभग 29,000 गृह विभाग में पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जोड़ दे तो इन चारों विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक राज्य सरकार फिलहाल गैर योजना मद का बोझ लेने से बचना चाहती है। मालूम हो कि वेतन भत्ता जैसे खर्च गैर योजना मद में आते हैं। गांव में शिक्षा व जानकारी की नई पहल, पंचायत ज्ञान केंद्र खोलेगी सरकार। झारखंड सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जानकारी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही। राज्य के 999 पंचायतों में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञान केंद्र न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायतों के समाधान के माध्यम होंगे, बल्कि ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, ई लर्निंग और पुस्तकालय की सुविधा भी मिलेगी। पंचायती राज्य विभाग के मुताबिक इस योजना की शुरुआत 2022-23 में हुई थी। पहले साल 500 पंचायतों में केंद्र खोले गए। इसके बाद 2023-24 में 1000, 2024-25 में 998, 2025-26 में 999 और 2026-27 में शेष पंचायतों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। पंचायत ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के पठन पाठन और स्व शिक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकारी योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ेंगे। ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि, किसान, महिलाएं और युवा सप्ताह के 7 दिन प्रशिक्षण व शिक्षा ले सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम, बाजार की जानकारी और ग्रामीण उद्यमियों व स्व सहायता समूह के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
सारंडा सेंचुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को राहत कार्यवाही के लिए दिया 7 दिन का समय। सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के मामले में राज्य सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ही सुनवाई में 57,519 हेक्टेयर की जगह अब 31,438 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल तथा अन्य और वैध माइनिंग लीज को सेंचुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एनजीटी के दिशा निर्देश के आलोक में 31,438 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कोर्ट सरकार को 31,438 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने की अनुमति दे। साथ ही इससे माइनिंग प्रभावित ना हो इसका आकलन कर 31,468 को चिन्हित करने की अनुमति दे। कोर्ट में सबसे पहले सेल की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सेंचुरी घोषित करने के मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। सेल की ओर से कहा गया कि सारंडा के खदान से उसके लौह अयस्क की जरूरतों का 50% पूरा होता है। वह सरकारी कंपनी है। कंपनी 1947 से माइनिंग कर रही है और रेलवे, DRD और इसरो को स्टील की सप्लाई की जाती है। चंद्रयान के लिए भी स्टील सप्लाई की गई थी। सेल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि न्यायालय इस बात का ध्यान रखने की अनुमति दे कि सेंचुरी घोषित करने से सेल का माइनिंग प्रभावित ना हो। कोर्ट ने स्टील उत्पादन और सेल द्वारा राष्ट्रीय महत्व की चीजों में स्टील की आपूर्ति करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिया कि सेंचुरी घोषित करते दौरान माइनिंग प्रभावित ना हो इसका ध्यान रखें। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत से हाजिर होने से मुक्त कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।